तो ऐसा क्या है विक्रमादित्य जी के अंदर कि राम का नारा तेजी से लगाते हैं, जय भारत माता की भी जय बोलते हैं? मतलब जो अपने वाले हैं वो भी सोचते हैं कि विरोधियों के तरीके से क्यों बोलते हैं, लेकिन नहीं, इसमें एक साफ गोई है, जब आप जय राम या भारत माता की जय बोलते हैं तो उस समय आपके चेहरे की जो मुस्कान होती है वो लगता है कि हाँ, राजा वीरभद्र की जो मुस्कुराहट धीमे वाली से निकलती थी आंखों के साथ, वो मैच करती है। तो नहीं, अभी है क्या इसका तो इसका नहीं, ऐसा नहीं है, डीएनए तो उन्हीं का ही है। तो निश्चित तौर से जो उनकी एक सेवा भाव था, उनका एक सेंटिमेंट्स लोगों के साथ जुड़े हुए थे, वो कहीं ना कहीं हमें भी झलकते हैं और हम उनको अपना आइडियल मानते हैं। तो निश्चित तौर से जो उन्होंने एक छाप लोगों के दिलों में बनाई है, अभी मुझे तो समय लगेगा वो कार्य करने में, मगर शुरुआत करी है। मुझे वर्तमान में मैं प्रदेश सरकार में जिम्मेवारी मिली है, विधायक के रूप में जिम्मेवारी मिली है, और जितना हम कर सकते हैं हमने प्रयास किया है। हो सकता है उसमें कमियां भी रही हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर हम इनको पूरा करेंगे। आने वाले समय में पूरी कोशिश करेंगे। और ये चुनाव जो मैंने लड़ने का निर्णय लिया है, अभी तो मैं क्योंकि प्रदेश सरकार में मंत्री भी हूँ, मगर फिर भी मैंने ये निर्णय लिया, इसलिए भी लिया कि हम एक डायरेक्ट कनेक्ट यहाँ के, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा लोकसभा इलाका है, बल्कि देश का सबसे बड़ा लोकसभा इलाका है। इस चुनाव के बहाने हम प्रदेश के हर कोने में जाकर वहाँ के लोगों के साथ एक सीधा संपर्क बनाएं, सीधा संवाद करें, वहाँ की समस्याओं को जाने, इलाके के मुद्दों को जाने। चुनाव तो आते जाते रहते हैं। यह जो जमी है यह उस शख्सियत की है जिसके बिना इतिहास के पन्ने कभी हिमाचल की राजनीति की बात नहीं करेंगे। सत्ता और सियासत की अगर बात होगी तो एक नाम सबसे ऊपर, राजा वीरभद्र का। राजा वीरभद्र के आगे जो राजा लगता है वो उनकी बादशाहत के कारण नहीं, वो इसलिए कि शायद हिमाचल का हर कोना दिलों में उनको बसाता है। राजा वीरभद्र की विरासत को संभालने के लिए उनकी जिम्मेदारी के तौर पर हैं राजा विक्रमादित्य, या यूं कहें कि इनके कंधों पर कई तरीके का बोझ है। पिता के रसूख को बरकरार रखने का, जनता की उम्मीदों को आगे ले चलने का और अपनों को अपने बनाए रखने का। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। तो राजा विक्रमादित्य क्या सोचते हैं कि जो आगे राजा शब्द लगा है वो राजा वीरभद्र की एक विरासत का सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है? तो राजा होना, दिलों का राजा होना और जनता की उम्मीदों का ख्याल रखना, कितना फर्क है सब में? नहीं, देखिए, राजा वीरभद्र सिंह जी एक शख्सियत नहीं थे, वो एक सोच थे, एक इंस्टीट्यूशन थे। और उनके जो प्रदेश के अंदर उनको राजा कहा जाता था, वो इसलिए नहीं था कि वो किसी रॉयल फैमिली से संबंध रखते थे, वो तो था ही, मगर जो उन्होंने लोगों के दिलों के ऊपर राज किया, वही कारण था कि वो प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री बने और सांसद बने, कई बार केंद्रीय मंत्री बने। तो निश्चित तौर से आज एक बड़ी विरासत वो छोड़कर गए हैं, और हमारा ये दायित्व बनता है, जिम्मेवारी बनती है कि हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर आगे चले। और जो काम उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए किए हैं, हर कोने के लिए किए हैं, चाहे वो कांगड़ा है, चाहे हमीरपुर है, चाहे सिरमौर है, चाहे जनजातीय क्षेत्र है, उसको आगे लेकर जाना ये हमारा परम दायित्व है। और जो महत्वाकांक्षाएं लोगों की इस परिवार से जुड़ी है, उसको बनाए रखना हर कीमत पर, ये हमारे लिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। एक एक बड़ी बात मुझे याद है कि जब मैं राजा साहब से चर्चा किया करता था तो एक शब्द बोलते थे कि मेरे लिए हिमाचल सबसे ऊपर है। हिमाचल के लोग, यहाँ का पानी, यहाँ की जवानी, यहाँ की पहाड़ और प्रकृति, सब कुछ बिल्कुल आगे रहे। तो क्या लगता है कि वो जो सोच थी, आज जब लेके जमीन पर आप उतरते हैं तो उस समय बाकी की राजनीति, जहाँ कोई मोदी जी की बात कर रहा है, जहाँ कोई राम जी की बात कर रहा है, हिमाचल कहाँ है? नहीं, हिमाचल तो देवभूमि है, और हिमाचल प्रदेश में देव संस्कृति है, जो हमारे लिए हमारा धरोहर है। उसको बनाए रखना, उसको बचाए रखना, ये हमारा दायित्व बनता है। और जैसा मैंने कहा कि विकास अपनी ओर है, विकास का कोई और तोड़ नहीं है। चाहे वो इंस्टीट्यूशंस बने हैं, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस बने हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बने हैं, सड़कों का निर्माण हुआ है, आपके जोन्स पीडब्ल्यूडी के, आईपीएच के इलाके के अंदर बनाए गए हैं, रोजगार के साधन प्रदान किए गए हैं, मगर उसके साथ साथ
हमारी देव संस्कृति को जिंदा रखना भी हमारा दायित्व बनता है। और हिमाचल प्रदेश में अगर धर्मांतरण का कानून लेकर आए थे तो कांग्रेस पार्टी की सरकार लेकर आई थी। ये पहला राज्य था, कांग्रेस शासित राज्य था, जहाँ पे इसको लागू किया गया। और उस समय आरएसएस ने और विश्व हिंदू परिषद ने वीरभद्र सिंह जी का उसके लिए धन्यवाद किया था। तो हम उन्हीं मूल्यों पर आगे चल रहे हैं। यही कारण था जो राम मंदिर की प्रतिष्ठा जब हुई तो हिमाचल से इकलौता न्योता अगर किसी नेता को आया था तो वो मुझे आया था। तो यही कारण है कि जो एक हमारा सनातन धर्म के प्रति, देव समाज के प्रति जो अटूट विश्वास है उसको बरकरार रखना हमारा दायित्व है। और विकास, मैंने कहा, वो एक निरंतर प्रक्रिया है जो चलती रहनी चाहिए, मगर उसके साथ साथ जो हमारी देव संस्कृति है, हमारा सनातन है, उसको बरकरार रखना और उसमें अपना पूरा योगदान देना, ये भी उसका दूसरा पहलू है जिस पे हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। तो ऐसा क्या है विक्रमादित्य जी के अंदर कि राम का नारा तेजी से लगाते हैं, जय भारत माता की भी जय बोलते हैं? मतलब जो अपने वाले हैं वो भी सोचते हैं कि विरोधियों के तरीके से क्यों बोलते हैं, लेकिन नहीं, इसमें एक साफ गोई है, जब आप जय राम या भारत माता की जय बोलते हैं तो उस समय आपके चेहरे की जो मुस्कान होती है वो लगता है कि हाँ, राजा वीरभद्र की जो मुस्कुराहट धीमे वाली से निकलती थी आंखों के साथ, वो मैच करती है। तो नहीं, है क्या इसका नहीं, ऐसा नहीं है, डीएनए तो उन्हीं का ही है। तो निश्चित तौर से जो उनकी एक सेवा भाव था, उनका एक सेंटिमेंट्स लोगों के साथ जुड़े हुए थे, वो कहीं ना कहीं हमें भी झलकते हैं और हम उनको अपना आइडियल मानते हैं। तो निश्चित तौर से जो उन्होंने एक छाप लोगों के दिलों में बनाई है, अभी मुझे तो समय लगेगा वो कार्य करने में, मगर शुरुआत करी है। मुझे वर्तमान में मैं प्रदेश सरकार में जिम्मेवारी मिली है, विधायक के रूप में जिम्मेवारी मिली है, और जितना हम कर सकते हैं हमने प्रयास किया है। हो सकता है उसमें कमियां भी रही हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर हम इनको पूरा करेंगे। आने वाले समय में पूरी कोशिश करेंगे। और ये चुनाव जो मैंने लड़ने का निर्णय लिया है, अभी तो मैं क्योंकि प्रदेश सरकार में मंत्री भी हूँ, मगर फिर भी मैंने ये निर्णय लिया, इसलिए भी लिया कि हम एक डायरेक्ट कनेक्ट यहाँ के, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा लोकसभा इलाका है, बल्कि देश का सबसे बड़ा लोकसभा इलाका है। इस चुनाव के बहाने हम प्रदेश के हर कोने में जाकर वहाँ के लोगों के साथ एक सीधा संपर्क बनाएं, सीधा संवाद करें, वहाँ की समस्याओं को जाने, इलाके के मुद्दों को जाने। चुनाव तो आते जाते रहते हैं और हार जीत भी चली जाती है। हमको निश्चित तौर से हमको पता है कि हम चुनाव को जीतेंगे, मगर ये जीत हार के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ मैं। ये चुनाव मैं लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए, इलाके के मुद्दे, इलाके के मसले, इलाके के जो वहाँ की महत्वाकांक्षाएं हैं लोगों की, उसको ग्राउंड जीरो पर जाके समझने का जो एक प्रयास है वो इन चुनावों के माध्यम से हो रहा है। तो लगता नहीं कि ये राजा वीरभद्र की साख की भी बात होगी जब आप उनके नाम पर आज लड़े हैं, क्योंकि आप उस क्षेत्र में हैं जो माना जाता है कि राजा साहब कण कण में जहाँ बसते हैं। और याद भी है कि आपने हर नदियों में जिस तरीके से अस्थि विसर्जन का वो किया था, वो सही मायने में हिमाचल की एक डिवोशन थी जी। मैं सोलंग गांव के एक पुल का पहले ही मैंने रिपोर्टिंग हिमाचल में की जी। जो राजा साहब ने उद्घाटन किया था, उसके बाद वो ठेकेदारी प्रथा और सिस्टम में टूट गया पूरी तरीके से, क्योंकि जो ठेकेदार कंट्रैक्टर लेते हैं, जो बनाते हैं, क्वालिटी कंसर्न। उड़ीसा ने आपदा प्रबंधन में बड़ा तगड़ा काम किया है। कितना भी बड़ा डिजास्टर आए 5 दिन में वो फिर से खड़े हो जाते हैं। तो आप बतौर पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, आप अलग अलग तरीके से काम करते हैं, तो ऐसी क्या आपकी प्रबंधन नीति है? क्योंकि आपदाएं हिमाचल से बिल्कुल रिश्ता उनका तगड़ा हो गया है आज के क्लाइमेट परिवर्तन में। उस समय क्वालिटी, नियम, ठेकेदारी प्रथा, तंत्र, काम, इन सबको लेके आपकी क्या योजना है? हमने भी इसके ऊपर लगातार बैठक करी है जब से मैंने कार्यभार संभाला है। क्वालिटी कंट्रोल को इम्प्रूव करने के लिए हमने एक नया सेल अपने डिपार्टमेंट के अंदर बनाया है। और जो हमारी प्रधानमंत्री सड़क योजना की गाइडलाइंस हैं, जो बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं, उसको मैंने मैंडेट दिया है कि ये सारी गाइडलाइंस हमारे प्रदेश में जो कार्य हो रहे हैं उसमें भी 3 टायर सिस्टम है जिसको इम्प्लीमेंट किया जाए, जिसमें क्वालिटी कंट्रोल हो और एक न्यूट्रल पार्टी हो, थर्ड पार्टी हो, जो आकर समय समय पर इंस्पेक्शन करे, रोड्स की इंस्पेक्शन करे, ब्रिजेस की इंस्पेक्शन करे, क्वालिटी की इंस्पेक्शन करे। और कोई भी ऐसा ठेकेदार जो इसमें जिसकी शॉर्टकमिंग पाई जाती है उनको इमीडिएटली ब्लैकलिस्ट किया जाए। अभी हमारे प्रदेश में प्रधानमंत्री सड़क योजना का 3रा चरण चल रहा है। मैंने उसमें ये बात कही कि जिन्होंने पहला और दूसरा चरण खत्म नहीं किया है उनको तीसरे चरण में काम नहीं दिया जाएगा। कई इसमें ठेकेदारों ने हमारा विरोध भी किया, मगर मैं प्रदेश के हित हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है और विरोध हम झेल लेंगे, मगर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज प्रदेश के अंदर नहीं होने देंगे। जब आपकी विरोध की बात आई तो इस तरीके से हम आगे चल रहे हैं।
बाकी हम भी अब सीख रहे हैं आस्ते आस्ते कैसे दाव पेच होते हैं, राजा क्या इसमें सिस्टम रहते हैं। राजा साहब की एक बात याद है, जब जी। वो इस्पात मंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने एक शब्द बोला था कि लोग बोलते हैं कि ठेकेदार सरकार चलाते हैं, लेकिन सरकार किसी ठेकेदार की नहीं होती। बिल्कुल। तो राजा विक्रमादित्य आज जब हो सकता है कि कुछ प्रतिशत तो डीएनए में है, तो राजा साहब की सोच में आया ही होगा, जी। तो कितना लड़ता हुआ देख पा रहे हैं आज इस व्यवस्था से, नंबर एक। नंबर दो, आज जो राजनीति है, परमार साहब को छोड़ दें, राजा वीरभद्र को छोड़ दें, धूमल साहब को छोड़ दें, शांता कुमार जी को छोड़ दें, ये चारों लोग आपस में, परमार साहब से तो मैं नहीं मिला हूं, बाकी तीनों से मैं मिला हूं, कभी मैंने इनको आपस में इनका विरोध नहीं देखा, मुद्दों का तो विरोध देखा। क्या वो राजनीति आज बची है क्या? नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। मुझे लगता है व्यक्तिगत तो आपस में कोई विरोध का कोई कारण ही नहीं बनता है। जो मुद्दों पे ही मतभेद होते हैं, मुद्दों पे ही बातें होनी चाहिए और मुद्दों पे ही चर्चा होनी चाहिए। हालांकि अब थोड़ा राजनीति का स्वरूप प्रदेश में नहीं, पूरे देश के अंदर बदला है और जिस तरीके का एक टिक्का टिप्पणियां, जिस तरीके का एक पर्सनल अटैक होना शुरू हो गया है, चाहे वो भाजपा की बात है, चाहे और दलों की बात है, और राष्ट्रीय स्तर पे ये चीज़ें हो रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें इतिहास के पन्नों से भी सीखना चाहिए कि किस तरीके से एक मर्यादा राजनीति में कायम रहनी चाहिए। कभी कभी हम भी जोश में आकर उन चीज़ों को उलांघ देते हैं, मगर इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको याद रखा जाएगा तो आपके डिमीनर की वजह से याद रखा जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी की वजह से याद रखा जाएगा और आपके जो काम करने का तरीका है उस चीज़ के वजह से याद रखा जाता है। तो ये सब चीज़ें आज के दौर में शुरू हो गई है, मगर इस पे लगाम लगाने की आवश्यकता है। एक सवाल बड़ा आजकल चल रहा है, कंगना जी ने जो है प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस को बना दिया पहला वाला, जी। और उधर प्रधानमंत्री जी उड़ीसा में कह रहे हैं कि जिले का कैपिटल बताओ, तो हो क्या रहा है, मतलब यहाँ क्या लग रहा है मंडी में? नहीं, मंडी तो देखिए, हम ये कह सकते हैं कि हम पूरे एक विजन के साथ मंडी को लड़ रहे हैं। ठीक है, उन्होंने उसको हाई प्रोफाइल बनाने की कोशिश करी है और बाहर से एक इम्पोर्टेड नेता को, नेता भी नहीं मैं कहूँगा, अभी नेता को यहाँ पे लाकर इलेक्शन लड़वा रहे हैं, मोदी जी के नाम पे लड़वा रहे हैं, क्योंकि उनका अपना तो कुछ है नहीं, ना उनकी कोई विजन है, ना उनकी कोई सोच है, और बाकी सब चीज़ें जो है वो तो सोशल मीडिया में है ही है। मैं उन चीज़ों पे ना जाना चाहता हूँ, ना उस पर कुछ कहना चाहता हूँ, मगर ये मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हम डेडिकेटेड तरीके से हमने उस इलाके की सेवा करी है, सेवा भाव से किया है, चाहे वो आनी है, चाहे बंजार है, चाहे मंडी है, चाहे जनजातीय क्षेत्र है, चाहे रामपुर है, और हम आने वाले समय में भी एक क्लियर विजन लेकर आगे चल रहे हैं। चाहे मेडिकल कॉलेजेस बनाने की बात है, चाहे जो है विस्तृत एरियो में टनल निर्माण की बात है, रोजगार के साधन पैदा करने की बात है, स्मार्ट सिटी लाने की बात है, तो एक हम डेवलपमेंट ओरिएंटेड उस पर आगे चल रहे हैं। बाकी जनता जनार्दन है, सब चीजें जानती है, अल्टीमेट रिजल्ट जो है वो 4 जून को पता चल जाएगा। जो डेवलपमेंट की बात है, इस पे एक सवाल पूछूं, राजा वीरभद्र साहब तो आपके पिता थे, कभी ऐसा दौर आया था जब विक्रमादित्य जी को डांट पड़ी हो? रॉयल फैमिली में भी ऐसा होता होगा, कभी कानून उमेठा जाता होगा? नहीं, ऐसा तो उन्होंने कभी नहीं किया, मगर निश्चित तौर से वो एक सैद्धांतिक आदमी थे और जो प्रिंसिपल्स उन्होंने अपने जीवन में फॉलो किए वो सब पे इम्प्लीमेंट करवाते थे, चाहे उनके ऑफिसर्स थे, चाहे उनके परिवार के सदस्य थे। तो बचपन में कभी चीज़ें ऐसी हो जाती थी कि हम भी थोड़ा चीज़ें कर लेते थे, तो उस पर डांट जरूर पड़ती थी, पर अच्छी बात है, डांट पड़नी भी चाहिए, तभी आदमी आगे सीखता है और उसमें आगे बढ़ने का प्रयास करता है। राजा वीरभद्र की पूरी बादशाहत अपने ब्यूरोक्रेट्स पर हाँ। होती थी, अधिकारियों पर होती थी। अब जो अगला सवाल है कि राजा साहब के अलावा आप किस में नैतिक मूल्य देखते हैं? धूमल में, शांता कुमार जी में, या परमार साहब में? तो नहीं, सब में देखिए ऐसा है, किसके नैतिक मूल्य हैं हम तो जिसको लगता है कि ये आपको मानते हैं बिल्कुल कि सबकी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन प्रदेश के लिए रही है। हम उनकी तरह नहीं है जो कहते हैं कि 2014 में ही देश आज़ाद हुआ। मेरा ये मानना है कि पंडित नेहरू की भी कंट्रीब्यूशन रही, लाल बहादुर शास्त्री जी की भी कंट्रीब्यूशन रही, इंदिरा जी की भी कंट्रीब्यूशन रही, राजीव जी की भी कंट्रीब्यूशन रही, और वैसे ही आदरणीय श्रद्धेय वाजपेयी साहब का भी एक बहुत बड़ा रुतबा था, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन देश के लिए रही, और वो ऐसे आदमी थे जिनका पॉलिटिकल हर पार्टी के साथ संबंध थे। वैसे ही हिमाचल में भी वीरभद्र सिंह जी ने एक बहुत लंबे शासनकाल तक मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करी है, 22-22.5 साल, मगर निश्चित तौर से धूमल साहब का भी अपना कंट्रीब्यूशन रहा है। उनको पानी वाले मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाता है। शांता कुमार जी के समय में भी उन्होंने भ्रष्टाचार के ऊपर जो है कई कार्रवाई करी है। तो निश्चित तौर से सब लोगों का कंट्रीब्यूशन रहता है, कमियां रहती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर जब कोई आता है सत्ता में तो कुछ ना कुछ विजन लेकर आता है और उस विजन को पूरा करने के लिए वो प्रयास करते हैं, और हमको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, उसमें जो कमियां हैं
अब जब हम दूसरी पार्टी में हैं तो हम उसका विरोध भी करेंगे, मगर जो अच्छे पॉइंट्स है उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। अब आखिरी 2 सवाल, चूंकि आपका जी सभा का समय है। एक सवाल, जैसे आप लोग आज़ाद ख्याल से, क्योंकि मैं आपको आज़ाद ख्याल मानता हूँ, क्योंकि बतौर सरकार में होते हुए भी आप हर उस मुद्दे पर बिल्कुल मुखर खड़े दिखते हैं जो राजा वीरभद्र की छाप छोड़ता है। हम लोग भी एक पत्रकारिता के दौर में हैं, पत्रकारिता गांव गुरबों की कर रहे हैं, जहां हम बताते हैं कि सड़क खराब है, आपको बुरा लगता होगा, आपका भी नाम लेते हैं, पहले जयराम साहब का भी नाम लेते थे। तो क्या लगता है कि हमारी जो आज़ाद ख्याल पत्रकारिता है, इसको आप जैसे आज़ाद ख्याल लोगों का कितना सपोर्ट मिलना चाहिए? नहीं, मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि आज़ाद ख्याल पत्रिका या जितने भी और ऐसे इंडिपेंडेंट न्यूज़ चैनल्स है या पोर्टल्स है, यही आज लोकतंत्र को जीवित रखे हैं। बाकी आप मेन स्ट्रीम मीडिया तो देख ही रहे हैं क्या हाल है उनका। हर चीज़ उनको उन चैनल्स में बीजेपी स्पोक्स पर्सन की तो आवश्यकता ही नहीं है, सारा काम जो है वो उनके एंकर ही कर देते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। सरकारें तो आती जाती रहती है, कल कोई और सरकार आएगी, परसों कोई और सरकार आएगी, मगर किसी मीडिया हाउस को किसी सरकार के अधीन हो जाना पूरे रूप से और केवल एक ही नैरेटिव को चलाना, मैं समझता हूँ वो देश की लोकतांत्रिक जो हमारा ढांचा है उस पर एक बहुत बड़ा प्रहार हो रहा है। और इस तरीके की चीज़ें आज तक हमने देश के इतिहास में नहीं देखी, मगर फिर भी कुछ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट्स हैं जो अपना चैनल चलाए हैं, जो ब्लॉगर्स बन गए हैं या यूट्यूब के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, और सही इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रेशर्स उनके ऊपर भी है, ईडी का है, इनकम टैक्स का है, सीबीआई का है, मगर फिर भी वो जब तक है तब तक इंडिपेंडेंट रूप से पत्रिका जो है वो अपना न्यूज़ दिखा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, इसी से एक सही नैरेटिव जो है वो लोगों के बीच में जाएगा। चुनाव है, चुनाव में आप यात्रा में सब जगह जा रहे हैं। आप चूंकि मंडी का चेहरा नहीं है, आपको हिमाचल और हिमाचल के बाहर लोग देख रहे हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि राजा वीरभद्र की थोड़ी बहुत झलक जी और धमक वापस आने वाली है। जी युवा खेल मंत्री आप यहाँ हैं, जी आप एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, और एक युवा खेल मंत्री जो है केंद्र में बैठा है वो भी पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा। तो अगर दोनों संसद में आमने सामने होंगे तो उस समय क्या नज़ारा होगा? ये देखिए, ऐसा है, मैं तो उनको अपना बड़ा भाई मानता हूँ और उनका बहुत रिगार्ड करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, हमारी राजनीतिक विचारधारा अलग है और उन मसलों पे जब भी कोई विरोध होगा तो हम पूरी डट कर विरोध करेंगे, पर ऐसा नहीं है कि हमारा उनसे कोई व्यक्तिगत विरोध है या कुछ है। हमने उनसे सहयोग मांगने की भी प्राप्त किया है। अब तो मेरे पास खेल मंत्रालय नहीं है, मगर जब पहले था तो उस समय हम लगातार उनसे मिलते थे, और उनसे ही नहीं, मैं तो केंद्र में जाके और मंत्रियों से भी लगातार मिलता रहा। नितिन गडकरी जी से मिला, जो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री है गिरिराज सिंह, मैं उनसे जाके मिला, और अपने 15 महीने के कार्यकाल में 3600 करोड़ रुपए मैं हिमाचल के लिए लेकर आया। उसकी सड़कों का कार्य आज हो रहा है। तो हमने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करने में विश्वास रखा है। यही सीख मुझे मेरे पिताजी ने दी है कि एक बार आप कुर्सी के ऊपर बैठ जाए तो उसमें फिर कोई भाजपा कांग्रेस नहीं होती। सब लोगों के लिए समान विकास होना चाहिए, और उसी दृष्टि से हम आगे चलने का प्रयास करते हैं। चलते चलते अपील, चूंकि राजा साहब बोलते थे मैं किसी से मांगता नहीं, मेरे लोग अपने आप दे के चले आते हैं, क्योंकि मैं उनका अपना हूँ। जी जी, तो राजा विक्रमादित्य लोकसभा चुनाव के लिए क्या बोलेंगे? क्या मेरा वही यही बात- निवेदन है कि मैं आपसे आपका आशीर्वाद चाहूँगा, प्यार चाहूँगा, समर्थन चाहूँगा, क्योंकि हमने हिमाचल के मुद्दे जो है, हिमाचल के मसले जो जो केंद्र में लंबित है बहुत लंबे समय से, उनको उठाना है, पारदर्शिता से उठाना है, निर्भय होकर उठाना है, और निर्णायक होकर उठाना है, और बिना पक्षपात के उठाना है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन रहेगा, और ख़ास करके पढ़े लिखे युवाओं से ये निवेदन रहेगा कि भेड़ चाल में ना चले, अपने अपने बुद्धिमति का इस्तेमाल कर जो है वो अपना मतदान दे, और ख़ास करके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ के तो चुनाव बिल्कुल भी ना उनको ना देखे, क्योंकि उसमें एक ही नैरेटिव चलता है जिसका असली मुद्दों से, तथ्यों से कोई भी सरोकार नहीं है। इसलिए सोच समझकर देश के इंटरेस्ट में, अपने इलाके के इंटरेस्ट में अपना मुझे समर्थन दे, अपना प्यार दे, आशीर्वाद दे, और मिलकर हम हिमाचल की आवाज़ को दिल्ली में उठाएंगे। ये बड़ी बात है। राजा विक्रमादित्य की यह अपील, और हो सकता है कि राजा वीरभद्र की अपनी बादशाहत की सोच हिमाचल को सबसे ऊपर रखने का पहले भी काम करती थी और आज भी करे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।